हेलो इंटरनेट, मैं हूं पवन और आप सुन रहे हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज एक्स्ट्रा फिल्मी। और मेरा हो चुका है माथा खराब क्योंकि मैंने अभी अभी देखी है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। एंड 4 पेज के नोट्स पड़े हुए मेरे सामने और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं इस फिल्म के बारे में बात करने की। सो इस कोल्ड ओपन को बिल्कुल लंबा नहीं खींचते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज एक्स्ट्रा फिल्मी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है न्यू कमर अभिषेक दुधैया ने, जिनकी ये डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म है। इसके पहले इन्होंने कोई एहसास नाम का कोई एक टीवी शो था, उसे डायरेक्ट किया है। और ये कई सारी अजय देवगन की फिल्मों पे सेकंड यूनिट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। लाइक इन्होंने सिम्बा, गोलमाल अगेन, शिवाय, सन ऑफ सरदार, ऐसी कई सारी फिल्मों में ये असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये उनकी पहली मेजर फिल्म है जहाँ पर ये डायरेक्ट कर रहे हैं खुद, और इन्होंने फिल्म लिखी भी है। एंड विद कोई सरप्राइज भी नहीं है कि ये इनका फर्स्ट राइटिंग क्रेडिट है, क्योंकि दिखता है स्क्रीन पे कि इस बंदे को बिल्कुल राइटिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एंड आई डोंट थिंक इसका कोई पुल भी रहा होगा इस फिल्म के ऊपर। इसे तो अजय देवगन का ही घोस्ट प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे ये, क्योंकि न्यू कमर है, किसी ने सुनी तो होगी नहीं इन भाई साहब की। शायद इनके पास कोई ढंग की स्टोरी होगी जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा, और जब होते होते ये फिल्म अजय देवगन ने इतना इनपुट दे दिया इसके अंदर कि फिल्म बिल्कुल ही कुछ अजीब बन गई। फिल्म शुरू होती है तो एक बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर आता है, जिसका ऑडियो भी दिया गया है फिल्म के अंदर, जो शरद केळकर ने उसे नरेट किया है। एंड दिस इज़ फर्स्ट मेजर रेड फ्लैग। अगर आपकी फिल्म में एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आ रहा है और उसे नरेट भी किया जा रहा है, तभी हमें समझ जाना चाहिए कि फिल्म में बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, बहुत फेकम फाक की है। एंड कुछ भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें इस फिल्म में, अगर हमें इतना बड़ा डिस्क्लेमर दिख रहा है तो। एंड दैट वाज द फर्स्ट मेजर रेड फ्लैग। जब फिल्म शुरू हुई तभी मैंने बोल दिया था कि यार ये तो फुल फेंका फेंकी होने वाली इस फिल्म के अंदर। एंड दैट्स व्हाट इट एंडेड अप बीइंग। ये फिल्म बहुत सारी फिल्मों से इंस्पिरेशन लेती है। लाइक डनकर्क की तो मेजर इंस्पिरेशन इस फिल्म के अंदर दिखाई देती है। आई थिंक एक तो पहले फिल्म में जब डिस्क्लेमर आता है तब उसमें कहा है कि ये किसी भी तरह से रियल डिपिक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट्री वगैरह नहीं है, ये कोई ये एक फिक्शनल फिल्म है। एंड इसे पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने एक नैरेटिव पीस टुगेदर किया है और उसका फल ये फिल्म है। तो द थिंग इज़ कि वो इंसिडेंट जो थी उसके बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, या वो किस्सा इतना छोटा है कि उसे 1.5-2 घंटे की फिल्म में बनाने के लिए इन्होंने इतना सारा मसाला भर दिया उसके अंदर। और दुनिया भर की फिल्मों से इन्होंने लाइक इंस्पिरेशन भी कहना गलत रहेगा कि सीधा सीधा उठाई है चीज़ें इन्होंने। तो मेजर जो इंस्पिरेशंस थी, पहली बात तो पर्ल हार्बर इसलिए क्योंकि जो ये भुज का जो अटैक हुआ था एयर स्ट्रिप्स, भुज पे नहीं हुआ था, कई सारे और एयर स्ट्रिप्स पे भी अटैक हुआ था। लाइक पंजाब में भी हुआ था, अमृतसर में, पठानकोट में वगैरह कई सारी जगह पर इन्होंने इस तरह के अटैक्स किए थे। ये कहानी जो है भुज पर फोकस्ड है, तो इसे जनरली इंडिया का पर्ल हार्बर भी कहा जाता है जब हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। तो पर्ल हार्बर से ऑब्वियसली यहाँ पर इंस्पिरेशन ली गई है कि जो एयर अटैक होता है वो काफ़ी कुछ पर्ल हार्बर टाइप का दिखता है। उसके बाद डनकर्क जो एयर वॉरफेयर है, जो हवाई हमले हैं, वहाँ पर तो क्लियरली डनकर्क से इंस्पिरेशन ली हुई है। इवन जिस तरह से स्क्रीन प्ले को लिखा गया है, ऑल्सो 1917 की भी यहाँ पर इंस्पिरेशन दिखती है कि जो ओपनिंग शॉट जो है वो 1 टेक में करने की कोशिश की है, जहाँ पर अजय देवगन उस अटैक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जीप से। एंड फिल्म किसी तरह उसको मेंटेन नहीं कर पाती, वो 1 टेक वाला फार्मूला जो करने की कोशिश कर रहे थे। 1 या 2 सीन्स में आई थिंक 1 टेक किया है उन्होंने, बाद में तो ट्रांजिशन भी नहीं कर पाए वो लोग, कि उनको पता ही नहीं एक सीन से दूसरे सीन तक कैसे जाना है, बस फेड टू ब्लैक ऐड कर दिया वहाँ पर। वो एडिटर पूछ रहा था कि यार सर आप तो बोल रहे थे कि 1 टेक जैसा फील आना चाहिए, फिर एक सीन आपने 1 टेक में कर लिया, फिर उसके बाद तो इतने सारे कट लग रहे हैं, यहाँ पर क्या करूँ मैं। तो उसे बोल दिया होगा अजय देवगन ने, कुछ नहीं, फेड टू ब्लैक डाल दे, कुछ नहीं है, पहला सीन ही करेंगे हम 1 टेक में, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद टॉप गन की भी इंस्पिरेशन दिखती है, मैवरिक का जो ट्रेलर आया था वहाँ से कुछ क्यूज़ लिए हैं।
राजी का तो सीधा सीधा सब प्लॉट है इस फिल्म के अंदर। द डार्क नाइट राइजेस में भी जो वो ब्रिजेस उड़ा देते हैं क्लाइमैक्स में कि ताकि कोई उन्हें मदद ना मिल पाए, वो भी चीज़ होती है इस फिल्म के अंदर। बॉर्डर, गाजी अटैक, हर चीज़ को रेफरेंस करना है इस फिल्म को, हर चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी। आई थिंक कि जब दुधैया साहब ने फिल्म लिखना शुरू की थी तब उन्हें कुछ डीवीडीज़ ला के दिए थे अजय देवगन ने कि ये पर्ल हार्बर की डीवीडी, डनकर्क की डीवीडी, ये ले बोले, ऐसी 5-6 डीवीडीज़ ला के दी। एंड दुधैया साहब ने वो टेबल से उठाई एंड उन अजय को पूछा कि इनमें से कौन सी फिल्म से आपको इंस्पिरेशन लेनी है। अजय सेड यस एंड अभिषेक ने कि ये प्रोजेक्ट तो भाई साहब डूम्ड है, लेकिन हमें तो डेब्यू करना है, इसलिए ही वॉज यस मैन। और जो जो चीज़ें बताई गई वो चीज़ें वो कहानी में लिखते गए। लाइक अजय रात को आई थिंक दारू पीने बैठते थे एंड रात को 2:30 बजे फ़ोन करते होंगे ओके अरे यार अभिषेक मैं वो डनकर्क देख लिया मैंने थोड़ा, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा यार, ये जो नैरेटिव दिखाया अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपन ऐसा करेंगे अपने ओपनिंग एक्ट में। तो बेचारे अभिषेक भाई साहब ने जो नैरेटिव है ओपनिंग शॉट अजय देवगन के पर्सपेक्टिव से भी दिखा दिया, फिर वो जो पायलट था जो हवा में लड़ रहा था पाकिस्तान के जेट्स के साथ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा दिया। फिर अजय ने फिर कुछ दिनों बाद फ़ोन कर दिया कि यार वो मैं देख रहा था ना, वो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे को क्या हो रहा था, तो लोग बहुत तारीफ़ करते यार नोलन की, तो अपन भी ऐसा करेंगे। तो अभिषेक ने फिर वो भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर दी कि इतनी कंफ्यूजिंग रख देंगे फिल्म कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आना चाहिए फर्स्ट हाफ में कि हो क्या रहा है, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तब लोग उसमें गलतियाँ नहीं ढूंढ सकते। दिस डेफिनेटली वॉज इम्प्लीमेंटेड। नोलन का जो फिल्मिंग स्टाइल है उसका तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है क्लियरली। जो डनकर्क से तो वो जो प्लेन सी में क्रैश होता है वो भी वैसे का वैसा उठाया है, जो एयरबॉर्न जो वॉरफेयर है वो भी करीब करीब उसी तरह से शॉट किया है जैसे डनकर्क में दिखाया था। राजी का तो क्लियरली पूरा सब प्लॉट ही उन्होंने उठा लिया कि जैसे आलिया भट्ट की स्टोरी थी वैसे वही नोरा फतेही को डाल दिया वहाँ पर। एंड द ऑडेसिटी इस फिल्म की कि हॉलीवुड का प्रोसेस ये होता है कि जितनी कम चीज़ें वीएफएक्स में कर सकते हैं वो उतना उसे कम करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू डू इट मोस्टली इन कैमरा के प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स करें, और जो चीज़ बिल्कुल ही हम वर्कआउट नहीं कर सकते प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स में उसे फिर सीजीआई के थ्रू एनहांस करेंगे और कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो भाई साहब हमारा एक आपने वीएफएक्स स्टूडियो क्या खोल दिया, आपको तो लग रहा है कि कुछ भी रियल करना ही नहीं हमको। ये तो फिल्म ऐसी लगती है देख के कि ये बैकयार्ड में शूट हुई थी अजय देवगन के, कि उन्होंने अपने आंगन में ही शूट कर लिया उसको, सारी जगह पे ग्रीन स्क्रीन लगा के इतने मिनिएचर से और इतने वीएफएक्स के शॉट से फिल्म के अंदर कि देख के लगता है कि यार फिर फिल्म बनाई क्यों आपने। अगर आपको रियल लोकेशंस पे शूट ही नहीं करनी है फिल्म तो क्यों बनाई है ये फिल्म आपने। क्योंकि फिल्म में एक सायरन का सीन है एंड सायरन आई थिंक इतनी मुश्किल चीज़ तो है नहीं खरीद के लाने के लिए और शूट करने के लिए, उसे क्यों आपने सीजी में किया है। और वो इतने गंदे तरीके से किया है कि उस सायरन के चारों ओर हमें वो आउटलाइंस दिखती है उसकी ट्रांसपेरेंट वाली। अगर आप पॉज करके अगर देखें पहली बार जब सायरन बजता है यू कैन सी द आउटलाइंस कि वो निकालना भूल गया है जो वीएफएक्स आर्टिस्ट था मास्किंग करते वक्त, वो सारी आउटलाइंस वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिख रही है आपकी। सो क्लियरली हमारा वीएफएक्स उतना इम्प्रूव तो हुआ नहीं है कि हम इस तरह की फिल्में पूरी तरह से रिलाय हो सके वीएफएक्स के ऊपर। बट फिर भी द ऑडेसिटी आई डोंट अंडरस्टैंड इट कि इंडियन फिल्म मेकर्स का क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग कि इन्हें लगता है कि हम विल फूल द पीपल, या उन्हें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस रिप्रेजेंटेशन चाहिए उस चीज़ का तो हम लोग दिखा देंगे वीएफएक्स के थ्रू। और इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म के अंदर जो वीएफएक्स में की हुई है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल जितने भी प्लेन के जो सीन्स है फाइटर जेट्स के वो तो सारे वीएफएक्स के थ्रू किए हैं। और वो भी इतनी अजीब कोरियोग्राफी उसके अंदर कि कई तो प्लेन कट मार रहे हैं एक दूसरे को। लाइक बॉर्डर में जो सीन है कि जैकी श्रॉफ और वो सनी देओल एक दूसरे को थम्सअप करते हैं ऊपर से नीचे, वो तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो जेट्स में से उड़ते हुए लोग एक तो कट मार रहे हैं एक दूसरे को और फिर देख भी रहे, स्टेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे को इतनी हाई स्पीड के अंदर।
तो कमाल की चीज़ें हो रही है इस फिल्म में तो। और मिनिएचर्स तो इतने गंदे यूज़ किए हैं कि कई एक मौलाना का कोई सीन है और उसके पीछे एक मिनिएचर है, और वो इतना गंदा है कि 100 साल पुरानी फिल्में भी जो होती थी उसमें भी इससे अच्छा मिनिएचर यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ तो बाय गॉड लाइक कोई डेजर्ट में भी नहीं गए ये तो। जो संजय दत्त की जो एंट्री होती है कि वो डेजर्ट में कहीं ऊँट चरा रहे या ऐसा कुछ है, वो तो फुल सीजी में कर लिया। उसके बाद फिर एक और सीन है, वहाँ तो फिर नकली लाइक रेत लाकर डंप की है और ऐसा दिखा रहे हैं कि ये रेगिस्तान में कई संजू बाबू चल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक क्या प्रोसेस क्या थी इस फिल्म की और क्यों बनाया क्यों आपने। अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो आप ये इफ़ेक्ट्स तो घर पे बैठिए, फिल्म बनाने की ज़रूरत क्या है। बहरहाल तो फिल्म शुरू होती है और शुरुआत में अटैक हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो अलग अलग कैरेक्टर्स है फिल्म के, उन लोगों का इंट्रोडक्शन होता है। तो शरद केड़कर जो है कुछ साउथ इंडियन कोई बटालियन होती है उसके वो कर्नल नायर होते हैं, एंड उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से होता है कि कर्नल नायर ने वो एक बॉक्सर होते हैं और उन्होंने एक पाकिस्तानी बॉक्सर का जबड़ा तोड़ दिया, और वो बॉक्सिंग मैच जीतने वाले कर्नल नायर लेकिन एक मुसलमान विकलांग लड़की जीनत पे अपना दिल हार गया। एंड आई वाज लाइक व्हाट, कि ये क्यों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कहानी के लिए कि वो एक मुसलमान विकलांग लड़की से अपना दिल हार गया। लाइक पहली बात तो वो मुसलमान थी, ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक इज दिस फिल्म ट्राइंग टू बी एंटी मुस्लिम, बिकॉज इट शुडंट। ये फिल्म तो पाकिस्तान के अगेंस्ट है ना, मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट तो है नहीं। तो आप ये चीज़ दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं कि कोई फेवर कर दिया कर्नल नायर ने कि उन्होंने मुस्लिम और विकलांग लड़की जीनत पे अपना दिल हार गया, क्योंकि इस चीज़ का कोई रेफरेंस है नहीं। बाद में कोई ऐसी खास बैक स्टोरी दिखाई नहीं जाती उस कैरेक्टर की। बस इतनी ही वाइटल इन्फॉर्मेशन थी इस कैरेक्टर के बारे में, इतना ही ज़रूरी था आपको जानने के लिए कि इस इंसान ने एक पाकिस्तानी बॉक्सर का जबड़ा तोड़ दिया था, और दूसरी चीज़ इन्होंने एक मुस्लिम विकलांग लड़की जीनत से अपना दिल हार गए थे। ये दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कर्नल हु इज़ फाइटिंग अ वॉर लिटरली फॉर द कंट्री, और उसके बारे में आप इतना ही बताने की कोशिश कर रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद संजय दत्त का एक कैरेक्टर है, रणछोड़ भाई पागी करके उनका नाम है। बाय द वे सारे कैरेक्टर्स जो है कहानी में दिखाए गए सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स है। मैंने क्रॉस चेक किया इस चीज़ को सो दैट आई डोंट कम ऑफ फैक्चुअली इनकरेक्ट। और मैं जो भी चीज़ें कहने वाला हूँ इन लोगों के बारे में, दे आर अबाउट द कैरेक्टर्स दैट दे आर प्लेइंग इन द फिल्म। उन्हें जिस तरह से स्क्रीन पे दर्शाया है ये उस चीज़ का क्रिटिक है। मैं बिल्कुल किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का बलिदान, इन लोगों का जो काम था इस पूरे इंसिडेंट के वक्त, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एंड नेशन ओज अ ग्रेट डेप्थ टू देम। तो मैं किसी भी तरह से डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनके फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो रणछोड़ भाई पग्गी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया है संजय दत्त ने, और इन भाई साहब का जब फोटो देखा मैंने तो बड़ी बड़ी मूछें वगैरह जो थी उनकी कैरेक्टर की, वो देखते ही अजय देवगन ने बोल दिया होगा कि यार ये संजू बाबा ने ये प्ले किया था टर्की छोकरो जब किया था उन्होंने पीके में, तो ही कैन पुल दिस ऑफ। तो इसी मेरिट पर संजय दत्त को लाया इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। और रणछोड़ भाई पग्गी जो थे इंडियन आर्मी ने उन्हें रिक्रूट किया था, और उन्हें 1965 और 71 का जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो लीक की थी, क्योंकि उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे पाकिस्तानी साइड पर रहा करते थे। तो वहाँ जाकर वो आर्मी की जो है वाइटल इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक कर देते थे, और उनकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें बची है इन लड़ाइयों में। और यहाँ पर भी 1971 में जब ये भुज पर अटैक होने वाला था, उसमें भी जो बटालियन आने वाली थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी पग्गी साहब ने इंडियन आर्मी को पहुंचाई थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पर। लेकिन जब फिल्म में इनकी बैक स्टोरी आती है तो वहाँ कहते हैं कि कुछ उनका जानवरों का मांस वगैरह मांगा था पार्टी करने के लिए, तो उन्होंने दिया नहीं हो पाकिस्तानी आर्मी वालों को, उन्होंने उनका खून कर दिया एंड उन्होंने जाकर रॉ ज्वाइन कर लिया। रॉ ज्वाइन कर लिया क्या होता है? रॉ ज्वाइन कर लिया, एक पेपर में ऐड आती है क्या रॉ के लाइक सीक्रेट एजेंट की वैकेंसीज निकले हुए हैं, या वो पहुँचे रॉ के ऑफिस में और वहाँ जाकर उन्होंने अपना रेज्यूमे दे दिया और वहाँ पे जाके बोला कि आई एम हियर फॉर द जॉब ऑफ सीक्रेट एजेंट। रॉ ज्वाइन कर लिया क्या होता है? कोई प्रोसेस होती होगी ना, कैसे रिक्रूट किया, कहाँ से रॉ का ऑफिस पता चला एक राजस्थानी इंसान को बेचारे को जो क्लियरली कोई एजुकेटेड बैकग्राउंड से तो आता नहीं है, रॉ ज्वाइन कर लिया क्या होता है?
उसके बाद फिर नोरा फतेही का भी जो कैरेक्टर है वो तो क्लियरली राजी से इंस्पिरेशन ली है उस कैरेक्टर की, और नोरा मैडम ने प्ले किया है उसको। एंड उनका भी जो एक तो यहाँ पर कोई भी स्पीच देने की बात आती है तो लोग शेर शायरी करने लग जाती है। यहाँ पे नोरा का भी कैरेक्टर उसी तरह का है, कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रही होती है वो संजय दत्त के अंडर, एंड वहाँ पे वो शेर व शायरी कर रही है कि मेरा देश ये रहे, क्या बोलते हैं, आबाद रहे वगैरह वगैरह। एंड शी सिंग या अल्लाह, लाइक या अल्लाह। उनकी जो पूरी वो अरेबिक एक्सेंट है फुल थ्रॉटल में, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी एफर्ट नहीं है ये प्ले करने का कि मैं इंडियन हूँ, बिल्कुल वहाँ पर या अल्लाह बोलती है वो नोरा फतेही आलिया भट्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हो यहाँ पर या अल्लाह बोलकर। और थैंक गॉड वो उसे एक मुस्लिम दिखाए तो कम से कम दैट एक्सप्लेन्स हर एक्सेंट, वरना कोई चीज़ है ही नहीं जस्टिफाई करने के लिए कि ये इस एक्सेंट में क्यों बात कर रही है। तो उनका भी एक बहुत फ़नी सीन है। आई थिंक शी इज़ मैरिड टू मोहम्मद हुसैन ओमानी, जो फिल्म में हिंदुस्तान का सबसे खूंखार दुश्मन, ऐसा उसका ये था, एक्सप्लेनेशन था। एंड वो भाई साहब ही इज़ द लीस्ट इंटिमिडेटिंग गाय एवर, लाइक उसको देख के चूहा भी ना डरे। एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है नोरा जो लीक कर रही है इंडिया को कि इस तरह से का कुछ अटैक होने वाला है, एंड उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी जो है स्पाई है। एंड वो उसे मारने आता है, कहता है कि तुम्हें मारने के पहले मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आई लव यू। I was like, क्या ये आई लव यू क्यों बोल रहा है उसको। एंड दे हैव अ फाइट सीन सिमिलर टू व्हाट तापसी डिड इन बेबी, उस तरह का कुछ सीन होता है। एंड शी एस्केप्स फ्रॉम देयर, और कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है वहाँ पर, वो देख लेता है वो, एंड ही इज़ अ विसल ब्लोअर, तो वो सीटी बजा देता है वापस जोर जोर से। और रूम के अराउंड कुछ 50-100 गार्ड्स होंगे, बट सिर्फ सीटी बजी है बाय द वे, किसी को पता नहीं है एक्चुअली हुआ क्या है, कौन मारा है, किसने मारा है, कुछ भी पता नहीं है। तो सब लोग अंधाधुन इधर उधर भाग रहे हैं। एंड वन गार्ड सीज नोरा, तो वो भाई साहब डायरेक्ट उस पर अटैक कर देते हैं। एंड एट दिस पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि नोरा ने कुछ किया है या नोरा गद्दार है या उसने किसी मिलिट्री वाले ऑफिसर का खून कर दिया है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये भाई साहब ने अटैक क्यों कर दिया था उसके ऊपर, बिकॉज मे बी वो खूनी से भाग रही थी डर के। तो ये तो इनोसेंट की जान चली जाती है यहाँ पर, बिल्कुल कोई एफर्ट दिया ही नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों किया है। फिल्म के अंदर एक सरदार कैरेक्टर है विक्रम नाम का, जिसे एक एमी विर्क नाम के एक एक्टर ने प्ले किया है। एंड आई थिंक एमी साहब कुछ अलग उनका प्रोफेशन है, वो लाइक प्रोफेशनली एक्टर नहीं होंगे, कुछ और बिजनेस है उनका, क्योंकि क्लियरली उनको बहुत जल्दी थी सेट से बाहर निकलने की। वो फटाफट अपनी लाइनें बोलने की कोशिश कर रहे थे, वो इतनी तेज़ी कर रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो, मेरा ट्रक रुका हुआ है बाहर, मुझे जाना है कहीं डिलीवरी देने के लिए। His delivery is pathetic. My friend स्वप्निल जोशी put it very well कि उनकी डिलीवरी जो है पैथेटिक थी। एंड एक जगह पे तो कहीं उनको स्पीच देनी है जवानों को, वो जब अपना मेन मिशन के लिए जब निकलते हैं उसके पहले, और वहाँ पे भी इतनी जल्दी मचाई भाई साहब ने कि हमें ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, ये यार। एंड कुछ उनका ये है वॉर क्राई उसके बाद के, और उसके बाद वो निकलते, इतनी जल्दी मचाई है भाई साहब ने। आई डोंट नो फिल्म में काम किया ही क्यों इन्होंने। एक सीन है फिल्म के अंदर, वहाँ पर कुछ एनिमी की कोई बेस है, वहाँ पर अजय देवगन जो है जाकर वो एम्बुश करते हैं, वहाँ पर अटैक करने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो एक तो हथियार वगैरह है नहीं शायद भाई साहब के पास, तो व्हाट इट डज इज़ कि वहाँ पर बहुत सारी मिर्च पड़ी है, तो वो अपने सनग्लासेस लगा लेते हैं रात के वक्त, एंड वो सारी मिर्ची जो है उड़ा देते हैं जो गद्दार लोग होते हैं उनके ऊपर। मिर्ची भी बाय द वे पूरी CGI, ये भी इफेक्ट हमें प्रैक्टिकली करना ही नहीं था, कुछ भी प्रैक्टिकली करना नहीं था। लाइक जो भी चीज़ करनी होती थी अजय वाज लाइक कि अपने प्रोड्यूसर्स को फ़ोन लगा देता था वो VFX आर्टिस्ट को, ये चीज़ करनी, ये देख लो। और वो बेचारे ऑलरेडी वो 20-20 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, एंड कोई चारा तो है नहीं उनके पास, बेचारों को सब सुनना पड़ता था। तो सब कुछ VFX में होगा इस फिल्म के अंदर। तो एंड सडनली भाई साहब कैप्टन अमेरिका बन जाते हैं इस सीन के अंदर, कि वो जो ट्रे होता है बड़ा सा, उसको पकड़ के वो शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं,
एंड पूरा एक्शन सीन जो है कैप्टन अमेरिका बन के प्ले किया है। 2:30 बजे रात को दारू पी के अजय देवगन ने फ़ोन लगाया था अभिषेक दुधैया को कि यार ये मैं थोड़ा सिविल वॉर देख रहा था और वो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर भी देख रहा था, तो ये बहुत सही लगा यार मेरे को, ये कैप्टन अमेरिका बहुत सही है, ये कुछ कर सकते हैं क्या अपन, थोड़ा ढाल वगैरह तैयार कर सकते हैं इसके अंदर। एंड अभिषेक वाज लाइक कि सर ढाल वगैरह तो आर्मी में नहीं यूज़ होती है। अरे वो देख लेंगे, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी VFX की, कुछ वर्कआउट कर लेंगे अपन। और ऑल्सो वो टोनी स्टार्क ने वो कुछ गन वाला कुछ किया था कि उसके सामने गन तानी होती है और वो उसको रिवर्स कर देता है सिविल वॉर में, वो भी मेरे को बहुत सही लगा, तो वो एक ऐड कर लेंगे, लिख लेना तो नोट्स लेते रहे मेरे से। तो वो भी चीज़ की है टोनी स्टार्क वाली के गन रिवर्स करके जो है वो उसी पे तान देते, इस तरह का कोई सीन है। तो अजय देवगन तो फुल सुपर हीरो मोड में इस फिल्म में, और ये फिल्म जो है एक्चुअली काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती थी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थी कि जो एयर स्ट्रिप थी वो उड़ा दी गई थी और पाकिस्तान जो है अटैक प्लान कर रहा था, और ये अराउंड 4 या 5 दिसंबर 1971 को होती है। एंड द डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, डेट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो लोंगेवाला पे जो अटैक हुआ था 1971 का जो वॉर था इंडिया पाकिस्तान का, वो 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और 1971 को, और जो गाजी अटैक भी था INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए PNS गाजी जो निकला था वो भी 4 से 5 दिसंबर में निकला था 1971 को। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे पीछे हुई थी एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थी कि एक एयर बेस जो है उड़ा दिया जाता है, एयर स्ट्रिप जो होता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इंडियन आर्मी ने उस वक्त 300 लोकल औरतों की मदद ली थी वो एयर स्ट्रिप को रिपेयर करने के लिए। और ये एक्चुअल इंसिडेंट जो है 72 घंटों में घड़ा था कि 3 दिनों में उन्होंने वो एयर स्ट्रिप जो है रिकन्स्ट्रक्ट किया था, रिपेयर किया था, और यहाँ पे वो एक रात में दिखाया गया है वो, बिकॉज 3 दिन डजंट साउंड एक्साइटिंग इनफ। तो बहुत अगर इसे ग्राउंडेड तरीके से किया जाता या स्पाई थ्रिलर या एक्चुअली एक थ्रिलर की तरह इसे ट्रीट किया जाता ओवर द टॉप ना करते हुए, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट बहुत ही ओवर द टॉप तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया है अजय देवगन ने यहाँ पर। एंड क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, डायलॉग्स तो फिल्म के माशाअल्लाह, एक फ़ोन कॉल होता है यहाँ पर, वो जो हिंदुस्तान का सबसे खूंखार दुश्मन था उसका और अजय देवगन का, और अजय देवगन उनका कोई कोड होता है कि ताजमहल प्यार की निशानी ऐसा कुछ। तो अजय भाई साहब उनका फ़ोन लेकर उनको बोलते हैं कि अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब क्या है इसका, कहना क्या चाहते हो तुम इसमें, मेरे तो समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया कि निशानी कहानी राइम होती है, तो उसके आगे पीछे कुछ जोड़कर एक राइमिंग लिख दिया उन्होंने। कुछ भी हो रहा है इस फिल्म के अंदर। लाइक एक फेस वॉश का सीन है अजय देवगन का कि सारा अटैक जब हो जाता है उसके बाद अजय देवगन एक बेसिन में जाते हैं और ही वॉशेज हिज फेस, और क्लियरली उस सीन के पहले भाई साहब के सर से कोई खून निकल नहीं रहा है। दो जख्म है, एक फोरहेड के ऊपर है और एक लेफ्ट राइट गाल पे कुछ है उनके, थोड़ा सा लगा हुआ, खून उनका बिल्कुल बह नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब जब मुंह धोने निकलते हैं तो हाथ में उन्होंने पता नहीं कुमकुम रख लिया था या विमल खा रहे थे वो उस वक्त, वही लेकर उन्होंने मुंह धो दिया, और वो धोते वक्त ही इज ब्लडी रेड, खून से नहा रहे भाई साहब, और उस खून का सोर्स ही नहीं चेहरे पे क्योंकि वो निकला ही नहीं था उस तरह का खून तो कहीं से। एंड उसके बाद एक और जो इंडियन आर्मी शरद केलकर की, वो लोग निकल रहे हैं मिशन पर, एंड उनका वॉर क्राई, लाइक जनरली वॉर क्राइज भारत माता की जय, दुर्गा माता की जय, हनुमान जी की जय वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ होता है। यहाँ पे इनका वॉर क्राई है मौत से पंगा हम लेंगे, मौत से पंगा हम लेंगे। आई एम क्लियरली श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि किसी भी बटालियन में इंडियन आर्मी के इस तरह का छपरी वॉर क्राई नहीं यूज़ किया जाता है। मोस्टली वो देवी देवताओं के नाम लेते हैं पंप अप होने के लिए। इस तरह की वॉर क्राइज आई डोंट थिंक कहीं पर है। ऑल्सो जब पाकिस्तान की आर्मी निकल रही है उनका भी एक वॉर क्राई है, एंड इट वॉज सो एंटी क्लाइमेक्टिक कि वही लाइक खुश हो गया मैं कि यार ये क्या करने वाली है लोग। उनका वॉर क्राई था फतेह हमारी है, फतेह हमारी है। आई वॉज लाइक रोटी खा के सो जाओ घर पे, आप लोग तुमसे ना हो पाएगा। इस तरह के अजीब अजीब
लोग हैं इस फिल्म के अंदर। ऑल्सो फिर इसके बाद जो जिस औरत ने ये लीड किया था वो 300 औरतों को एयर स्ट्रिप रिपेयर करने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन है सुंदरबेन का, प्लेड बाय द ग्रेट सोनाक्षी सिन्हा। एंड उनका इंट्रोडक्शन इस तरह है कि वो अपने बच्चे को लेकर आ रही है कहीं से रात में, एंड देयर इज अ लेपर्ड, और वो लेपर्ड उन पर अटैक करने वाला है एंड वो जंप करता है। एंड सोनाक्षी के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कि वो लेपर्ड जो है वो जंप करके जब वो मिड एयर है उतने में सोनाक्षी कहीं से वो कोयता बोलते हैं हम इसको मराठी में, आई डोंट नो कोयता की हिंदी क्या होती है, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ अ नाइफ, तो वो मिड एयर है उतनी देर में वो चाकू उठाकर उसे मार देती है लेपर्ड को। शी इज़ दैट एजाइल, माइक्रो सेकेंड्स में लेपर्ड जो है मूवमेंट कर देता है। लेकिन तो इतने कमाल के लोग थे उस टाइम पे, क्या बोलूँ मैं, देसी की खाते होंगे, इसलिए इतने कमाल के रिफ्लेक्सेस हैं। और उस लेपर्ड के VFX, बाय गॉड, इससे अच्छे VFX एक शॉर्ट फिल्म है आटपट की, नागराज मंजूरी ने जिसे प्रोड्यूस किया है, गार्गी कुलकर्णी ने उसे डायरेक्ट किया है, बिबट्या नाम की। उसमें ब्रीफली 1-2 जगह पर जो है वो लेपर्ड दिखाई देता है, एंड दैट CG इज सो कन्विंसिंग, 100 times मोर कन्विंसिंग देन व्हाट शिट दे हैव पुट अप इन दिस फिल्म। सो VFX के तो क्या कहने, हर चीज़ VFX में होगी। ऑल्सो आई थिंक किसी भी आर्मी के किसी भी जवान को अपने कास्ट को रेफरेंस करने की अनुमति नहीं होगी, आई थिंक फॉरबिडन होगी ये चीज़, क्योंकि उन्हें देशभक्ति सिखाई जाती है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि देश सबसे पहले आता है, उसके बाद आपके जो साथी है मिलिट्री के वो आएंगे, और आखिर में अपनी जान के बारे में आपको सोचना है। बट फिर भी बिकॉज एक मराठी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अजय देवगन, एंड टोकनिज्म जो है फुल फॉर्म में है आजकल, तो बिल्कुल एक भी चांस छोड़ा तो जाएगा नहीं। तो अजय देवगन भाई साहब जो है अपने सीनियर को कहते हैं कि सर मराठी हूँ, जान जाएगी, ज़ुबान नहीं। एंड बाद में वो अपने भाई को भी एक डायलॉग देते हैं कि मराठा सिर्फ 2 बात जानता है, मारना या मरना। एंड ये हाइपर नेशनलिज्म की जो हवाएं छूटी है कुछ सालों पहले से, मैं कब की बात कर रहा हूँ, तब से जो जिंगोइज़म जो शुरू हुआ है, या ये जो माचो नेशनलिज्म जो है 55 इंच वाला, जिस तरह की फिल्में बन रही है, जिस तरह के डायलॉग्स आ रहे हैं आजकल, एक मराठा लाख मराठा, तानाजी में था, दैट वाज फाइन, एटलीस्ट वो एक आर्मी ऑफिसर नहीं था। यहाँ पर यू आर प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मी, तो यहाँ पर तो कम से कम आपको इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि क्या ये कैरेक्टर एक्चुअली ये डायलॉग बोलेगा। ही विल ऑब्वियसली पुट हिज कंट्री इन फ्रंट बिफोर हिज कास्ट एंड क्रीड। वो क्लियरली वहाँ पर मराठा होने की बात तो नहीं करेगा ना, वो हिंदुस्तानी है, ही इज़ इंडियन आर्मीज ऑफिसर। इस तरह का वर्बिएज आई डोंट थिंक आर्मी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वेरी इररिस्पॉन्सिबल आई थिंक। तो एनीवेज आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। तो होता ये है कि वो एयर स्ट्रिप प्रिपेयर करने के लिए अजय देवगन जो सोनाक्षी के पास जाते हैं, सोनाक्षी इज़ गिविंग पीपल अ पेप टॉक कि जहर खा लो तुम लोग। वो पहले इज्जत में पूछती है कि इस तरह का कुछ हो गया है और हम लोग को एयर स्ट्रिप प्रिपेयर करना जाना है, तो आप लोग आना चाहोगे कि मेरे साथ? तो वहाँ की औरतें नहीं, वहाँ तो बॉम्ब गिर रहे हैं, हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग मर गए तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। फेयर इनफ। तो सोनाक्षी इज़ लाइक, तो जहर खा लो फिर, तुमको श्री कृष्ण भी बचाने नहीं आएंगे, तुमको शिव भगवान भी बचाने नहीं आएंगे, तुम अपना देख लो, मैं जा रही हूँ। एंड अजय देवगन सडनली वहाँ पे आता है, 1 मिनट, एंड सोनाक्षी सिन्हा जो है ऑफ स्टेज हो जाती है। एंड आई वॉज लाइक कि अजय देवगन अभी कुछ इनको ऐसा कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ बोलेगा, लाइक खून खोल जाए सामने वाले लोगों का। एंड अजय भाई साहब जाकर वहाँ पर शेर शायरी शुरू कर देते हैं जाके कि सरहद पर गोली खाकर अगर टूट जाए मेरी सांस तो मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। एंड मैं फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे से कोई बुढ़ा वाह 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 करे नीचे से, और ये 3-4 मिनट तक चलती है शेरो शायरी जो है कि मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, एक अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी के पहले भाई राख हो गया। और नीचे से
वाह 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 की आवाज़ें आनी चाहिए थी, एक और की आवाज़ें आनी चाहिए थी, बट समहाउ वो लोग जो है कन्विंस हो जाते हैं और उनमें एक बुड्ढा है कि साहब हम काम करने को तैयार है। और अजय ने उसे बोलना चाहिए था, अंकल आपके हाथ थरथरा रहे, आप घर पे बैठिए, मैं ग्लूकोज की बोतल भिजवाता हूँ आपके लिए, आप आराम कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड मोर कैजुअलिटीज़, ओल्ड मैन प्लीज सिट डाउन। ऐसे ऐसे डायलॉग्स है यहाँ पर। वो सरदार जी का भी जो कैरेक्टर है हेमी विर्क का, उसे भी उसका सुपीरियर शुरुआत में कहता है, मेरे शेर की आंखों में उदासी। आई एम प्रिटी श्योर मिलिट्री वाले लोग ऐसी बातें नहीं करते एक दूसरे से। वहाँ पे रोज़मर्रा लोग जब मरते हैं लड़ाई के वक्त, तब भी उन्हें अपनी स्पिरिट्स हाई रखने होते हैं। आई डोंट थिंक मिलिट्री वाले इस तरह से बात करते होंगे। वो एंटी टैंक माइंस रखे इस फिल्म के अंदर। अजय देवगन ने 2:30 बजे रात में दारू पी के फ़ोन किया था अभिषेक को कि यार वो सुनील शेट्टी वाला पार्ट वो मेरे को बहुत सही लगा, वो एंटी टैंक माइंस लगा है। ऑल्सो वो सनी देओल जो टैंक के अंदर चढ़ के उसमें गोलियां मारता है, वो भी करना है अपने को फिल्म के अंदर। तो ये भी चीज़ें फिल्म में अभिषेक को ऐड करनी पड़ी स्क्रीन प्ले के अंदर। ऑल्सो ये सरदार का जो कैरेक्टर है वो स्पीच देने के बाद वहाँ पर रनवे पे टारगेट प्रैक्टिस कर रहा है। आई डोंट नो किसने वो कार्डबोर्ड वगैरह वहाँ पर लगा के दिया उनको। तो जब ये पूरी ये जो स्पीच हो जाती है अजय देवगन की, और उसके बाद जो है सारे लोग जो है तैयार हो जाते हैं कि चलो अभी रोड बनाने जाएंगे ना। आई वाज लाइक यस, अब मज़ा आएगा कि आप मेरे को देखने का ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। एंड इमीडिएटली इट कट्स टू अब काम करो, गाने क्या गा रहे हो तुम? I died laughing when this happened कि इतनी बड़ी कुछ सिचुएशन है यहाँ पर, जो मेन सब प्लॉट है वो किक इन होने वाला है इस फिल्म का कि अब मज़ा आएगा कि अब मुझे देखना है कि इन लोगों ने एक रात में कैसे ये स्ट्रिप रिपेयर की। एंड इंस्टेड ऑफ रशिंग, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये आदमी 7 बजे पहुँचा होगा वहाँ पर, अगर आप बहुत ही अर्ली भी अगर कंसिडर करें कि जब अंधेरा हो गया, क्योंकि अंधेरे में होता है ये सीन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आदमी समझो 7 बजे तक पहुंच गया होगा वहाँ पर। अब उसके बाद उसे इन्हें कन्विंस करके पूरी विलेज को लेकर आना है वहाँ पर रिपेयर के काम के लिए। पूरी शेरो शायरी वगैरह हो गई, स्पीच वगैरह हो गई, ये लोग तैयार हो गए। अब इमीडिएटली काम शुरू करने की जगह पे ये वहाँ पर वो कुछ गाना हो रहा है, भजन हो रहे हैं वहाँ पर माइक वगैरह लगा के। कितना टाइम कैसे वेस्ट कर रहे हो आप लोग? तो ये लोग धीरे धीरे अपना घर वगैरह गिरा के गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेकर भजन वजन गाते हुए आराम से वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर काम शुरू हो रहा है, उसमें लंच ब्रेक भी है, कहीं पर खाना भी खा रहे हैं लोग। इतना टाइम कैसे मिल गया आप लोगों को? एक रात में सुबह 5 बजे के पहले काम ख़त्म करना है। तो इसमें ये सब इतनी सारी चीज़ें कर ली इन लोगों ने। दैट वॉज हिलेरियस। ऑल्सो वन थिंग मोर हिलेरियस वॉज अजय देवगन्स वाइफ। इसको किसने प्ले किया है? एक मिनट में देखता हूँ इसका क्या है। प्रणीता करके कोई एक्ट्रेस है, एंड ये ऑलरेडी आई थिंक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस है। ये हंगामा 2 जो आई थी रिसेंटली, उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की थी। इनको बाय द वे कैरेक्टर इंट्रोड्यूसिंग दिखाया है जब एंड क्रेडिट्स आते हैं। ऑल्सो इहाना डिलन का भी जो कैरेक्टर है, आई थिंक वो सरदार जी की वाइफ प्ले की है उन्होंने, उनको भी इंट्रोड्यूसिंग देखा है। शी इज़ नॉट इंट्रोड्यूसिंग बाय द वे, वो हेड स्टोरी फॉर कर लिया उन्होंने। जिन्होंने देखी थी फिल्म उनको क्लियरली याद होगी वो उस फिल्म में जो रोल प्ले किया है उन्होंने उसके लिए। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था अजय देवगन की वाइफ की, प्रणीता की। बाय द वे उनको एक भी डायलॉग है नहीं फिल्म के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। सिर्फ इमोट करना है उनको, हंसना है, कुछ सैड होना है वगैरह वगैरह। तो जब ये एयर स्ट्रिप का काम शुरू होता है तो सोनाक्षी वगैरह जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, एंड एक रिएक्शन शॉट है प्रणीता का, एंड शी स्टैंडिंग देयर स्माइलिंग, एंड आई वाज लाइक काम कर कुछ, एंड शी वाज लाइक नहीं, मैं मिलिट्री ऑफिसर की वाइफ हूँ, मैं देखेगी यहाँ से ये गरीब लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं मॉनिटर करेगी उनको, मैं थोड़ी हाथ में फावड़ा वावड़ा उठा के काम करेगी। दैट वाज सो फनी। आगे रोड रोलर भी चलाती है वो। ऑल्सो एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कन्फ्यूज्ड मी कि वो बार्स रेनफोर्समेंट किस लिए बनाए थे, क्योंकि एक रात में आप लोग कॉलम वगैरह तो कास्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आरसीसी फाउंडेशन ऑब्वियसली होता ही है, एयर स्ट्रिप है वो, तो उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ता है। क्लियरली आप लोगों के पास उतना वक्त था नहीं,
कि आप उसे रेनफोर्समेंट बनाओगे, फिर उसका जो मोर्टर है तैयार करके उसे सूखने के लिए रखोगे, उसके ऊपर फिर आप रोलर भी चला रहे हो, वो डांबर का रास्ता भी बनाना है आपको उसके ऊपर। क्लियरली ये वो प्रोसेस नहीं है जो आप 6-7 घंटों में कंप्लीट कर सकते हो। तो क्लियर BS, बिल्कुल उसे आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन का जिसने ये चीज़ शूट की है। तो किसी तरह से वो प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, और उसके बाद में होता ये है कि सायरन्स बजाए जाते हैं इन लोगों को सिग्नल देने के लिए कि एनिमीज़ आ रहे हैं, आप लोगों को जाकर छुपना है। तो जैसे ही सायरन बजता है, सोनाक्षी जो है उनके हाथ में जो चिमनी होती है, चिमनी वाला एक वो जो दिया होता है, वो चिमनी वो तोड़ देती है, एंड दूसरी एक औरत होती है वो चिमनी बुझा देती है। एंड आई वॉज लाइक स्मार्ट, चिमनियाँ बंद कर सकते हो आप, इसे तैश में आके तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको वापस वो चिमनी लगानी है, जब ये ख़त्म हो जाएगा एयर अटैक जो है, उसके बाद आपको वापस काम पर जाना है, वापस वो चिमनी लगानी है। बट नहीं, हीरोइन हूँ मैं, तोड़ दूँगी। सो वो चिमनी जो है वो तोड़ देती है, एंड उसका भी एक वाइड शॉट जब निकलता है वो चिमनी तोड़ने के बाद, तो वी कैन क्लियरली सी कि जो फॉग लैम्प्स है वहाँ पर, प्रॉपर फॉग लैम्प्स, वो जो है फ्लड लाइट्स वो जल रही है वहाँ पर। तो जब आपने फ्लड लाइट्स बंद करने की तवज्जो नहीं उठाई, तो आप लोग चिमनियाँ बंद करके कौन सा अंधेरा कर रहे हो? खांसी आ गई भाई गॉड मुझे। आई थिंक आई एम कैचिंग कोल्ड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म। तो लाइटें जल रही है प्रॉपर वहाँ पर, और ये लोग चिमनी बुझाकर इनको वहाँ पे अंधेरा करना है। इसके बाद फिर एक वो मंदिर वाला भी सीन है, और 2:30 बजे अजय देवगन ने दारू पी के फ़ोन कर दिया था डायरेक्टर को कि यार वो बॉर्डर के अंदर वो जो माता का मंदिर दिखाया था वो बहुत सही लगा यार मेरे को, वो ऐसा भी कुछ ऐड करते। तो अजय देवगन ने वो सीन ऐड करने को लगाया जहाँ पर संजय दत्त जो जाकर अपनी पगड़ी निकाल के रख देते हैं मंदिर के सामने कि जब मैं जंग जीत के आऊँगा तभी मैं ये करूँगा, ये पगड़ी पहनूँगा। उसके बाद फिर एक रात अजय देवगन जो है जल्दी सो गए दारू पी के, 3 बजे आ रहा हूँ, और संजय दत्त जो है वो जाकर रहे थे, वो दारू पी रहे थे। एंड संजू बाबा ने अजय देवगन को फ़ोन लगाया कि ए बाबा मैं क्लाइमैक्स में क्या कर रहा है। एंड अजय देवगन वॉज लाइक फक मैन, मैं सो रहा हूँ, अभी नींद लगी मेरे को, ये कांट वी डिस्कस इट टुमारो मॉर्निंग। एंड बाबा इज़ लाइक नहीं यार, मैं स्क्रिप्ट पढ़ा और मैं खाली बैठा हुआ है क्लाइमैक्स में, ऐसा क्यों, मेरे को भी फाइट सीन करने का है। एंड अजय वाज लाइक अभी मैं जो मेजर चीज़ें थी वो मैं कर रहा हूँ बेसिकली, वहाँ पे लड़ भी मैं रहा हूँ, रास्ते का कंस्ट्रक्शन भी मैं कर रहा हूँ, जो एंटी एयर गन है वो भी मैं चलाने वाला हूँ, वो जो जितने लोगों को मारना है वो मैं मारने वाला हूँ, क्लाइमैक्स में जो है वो ट्रक भी मैं चलाने वाला हूँ। तो अभी तेरे लिए करने को बचा कुछ नहीं है, एंड आई एम द प्रोड्यूसर, तो सब मैं करूँगा। अभी ख़त्म हो गया, अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं मेरे पास, जितने मेरे DVD थे वो उसके भी सारे सीन मैंने ढाप लिया अभी तक। संजू बाबा लाइक ऐसा कर सकते हैं क्या? वो मैंने ओल्ड बॉय ढापी थी, वो ढापने से मेरे को याद आया कि मैंने भी ओल्ड बॉय ढापी थी। तो उसमें जो एली सीन है ना, वो मेरे को बहुत लोग ने गाली दिया है रे पिक्चर के बाद, ये बहुत बकवास सीन किया है तुम लोग ने। तो अपन वो सीन रिक्रिएट कर सकते हैं क्या इधर? वो वैसे भी मैं इधर वो ये तो यूज़ कर रहा है ना कुल्हाड़ी, तो वो जो हैमर वाला सीन है, वो एली वाला सीन वो कर लेते हैं अपन इधर ही। मैं बात करता है ना स्टंट डायरेक्टर से, एंड अजय को इतनी नींद आई थी, वाज लाइक फक इट, ठीक है कर ले, जो करना है करने तेरे को कर ले। एंड इस तरह से वो सीन बना। फिर ओल्ड बॉय का जो वो एली फाइट है जहाँ पर सैकड़ों लोगों से लड़ रहा है एक्टर, जो सीन जिंदा में किया था संजू बाबा ने और वाहियात तरीके से किया था, उस सीन को यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जहाँ पर एक कुल्हाड़ी लेकर लिटरली कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ रहे हैं संजू बाबा। और वो सोल्जर्स भी इतने बेवकूफ़ पाकिस्तान के ऑब्वियसली होते होंगे क्योंकि वो पाकिस्तान से, वो लोग एक भी आदमी उस पर गोली मारने की कोशिश नहीं कर रहा है। सब लोगों के पास बंदूक है, लेकिन सब लोग चाकू से लड़ाई कर रहे हैं जाकर। एंड संजय दत्त इज किलिंग ऑल ऑफ देम, एंड इन दी एंड ही किल्स ऑल ऑफ देम। एंड देन कम्स द ग्रैंड क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म के वो जो जिस प्लेन से मदद आ रही है उनको, उसका जो है वो लैंडिंग गियर जो है वो टूट जाता है टेक ऑफ करते टाइम, उसका टायर जो है निकल जाता है। एंड दे वांट टू लैंड, एंड वो अजय देवगन को बोलता है कि मेरा लैंडिंग गियर टूट गया है,
तो अजय इज़ लाइक मैं ट्रक लेके आता हूँ और जैसे ही मेरी स्पीड 140 के ऊपर होगी मैं तेरे को वाइट झंडी दूंगा ऊपर से एंड तुम वो ट्रक पे लैंड कर देना अपना टायर। एक तो पहली बात तो ये कॉन्वर्सेशन इतनी कैजुअल होती है उन दोनों के बीच में कि वो लोग लाइक हर संडे ये चीज़ करते हैं दारू पी के कि मैं ट्रक लेके आ जाता हूँ तो उसके ऊपर लैंड कर देना। अरे भाई साहब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, वेयर डिड यू कम अप विद इट? आपके दिमाग में आया कहाँ से ये थॉट इतना इंस्टेंटेनियसली कि मैं ऐसा कर दूंगा? ठीक है आ भी गया, आप लोगों को डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि ऐसा कर सकते हैं क्या या क्या करना चाहिए, या आपको उस पायलट का थोड़ा इनपुट ज़्यादा लेना चाहिए बिकॉज ही इज़ द वन एक्सपीरियंस्ड इन द लैंडिंग। शायद उनको पता होगा क्या वेलोसिटी होती है या ये करना पॉसिबल है या नहीं है। बट अजय देवगन प्रोड्यूसर है तो सारा सब कुछ सारे डिसीजन वो लेंगे, सब दिमाग तो उनके पास है, बाकी सब लोग तो फुद्दू है। तो वो तो ऐसा इतना कैजुअल कॉन्वर्सेशन है कि चल भाई मैं आ जाता हूँ 140 की स्पीड पे, तू आ जाना एंड तू लैंड कर देना इसके ऊपर। एक तो पहली बात ये हुई नहीं है, ये रियल इंसिडेंट में ये इंक्लूडेड नहीं है एंड ये हो नहीं सकता, ये स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक मूविंग कार्गो प्लेन जो होता है 400 टन्स के ऊपर जिसका वज़न होता है उसको एक टाइनी ट्रक जो है नहीं होल्ड कर सकता, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं है उतनी। एंड दूसरी चीज़ उसके टायर्स वगैरह बस्ट हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें तो फिल्म में ही इंक्लूडेड है। बट ये सारा का सारा सीन जो है एक 2011 में एक वायरल वीडियो आया था जो निसान ने आई थिंक बनवाया था अपने कैंपेन के लिए। ये TBWA करके एक एडवर्टाइजिंग कंपनी, उन्होंने ये वीडियो बनवाया था एंड उस वक्त भी लोगों को पता नहीं था कि ये असली है या नकली है, काफ़ी लोगों को ये असली लगा था वीडियो। एंड ये वीडियो जो है आज तक रीपोस्ट होता रहता है धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम के बाद फेसबुक पेजेस पर, यूट्यूब चैनल्स पर। अगर आपको इसका पूरा एक अगर डीबंक चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक कैप्टन डिसइल्यूजन करके एक कमाल का चैनल है जो इस तरह के फालतूगिरी को एक्सपोज करने का काम करते हैं, तो उन्होंने एक पूरा वीडियो किया है इसके ऊपर, तो उस चीज़ को भी मैं लिंक कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिकली पॉसिबल टू पुल दिस काइंड ऑफ शिट, बट फिर भी एक कूल वीडियो था एंड क्लाइमैक्स के लिए कोई आइडियाज़ तो थे नहीं, सारी फिल्मों को ढाप के हो चुका था। तो समवन केम अप विद इट कि वो क्लाइमैक्स का सीन हम वो करेंगे कि टायर जो है ट्रक पे लैंड कर देगा, क्योंकि अगर उस कैप्टन ने पायलट ने सीधे सीधे अगर लैंड कर दिया तो फिर अजय देवगन क्या करेगा क्लाइमैक्स में? तो दे हैड टू डू समथिंग फॉर अजय देवगन, तो ये चीज़ कर ली उन्होंने उसके अंदर। इतनी घटिया तरीके से शूट किया है इस सीन को, एंड बाय द वे सारी सीन्स को VFX के एक लेजिट कोशिश दिखती है कि कुछ ग्रैंड्योर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, बट इट इज़ सो ओवर द टॉप। इसको अगर थोड़ा ग्राउंडेड तरीके से करते, उस तरह से दिखाते जिस तरह से ये चीज़ें हुई होंगी, तो ये बहुत बहुत इम्प्रेसिव बन सकती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी है, बहुत इम्प्रेसिव कहानी है, एंड जिस तरह से खून कर दिया है यार इस कहानी का, आई कांट टेल यू, इतनी वाहियात लगी मुझे ये फिल्म। एंड बिल्कुल एक भी ढंग की चीज़ नहीं है इस फिल्म के अंदर, अगर बोलने को जाए तो सब A to Z हर चीज़ मुझे गंदी लगी इस फिल्म में। एंड इट इज़ वन ऑफ दोस फिल्म जो आप लोग दारू पी के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हो। इट इज़ सो बैड इट्स गुड काइंड ऑफ कैटेगरी में जाती है ये फिल्म, बिकॉज दिस इज़ हाइपर नेशनलिज्म, दिस इज़ जिंगोइज्म एट इज़ बेस्ट। वाहियात फिल्म लगी मुझे ये। एंड ये अगर थिएटर में रिलीज़ होती ऑब्वियसली 100 करोड़ तो बन ही जाते इसके। ये उसी डेमोग्राफिक को टारगेट कर बनाई हुई फिल्म है ये, एंड फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा हुआ कि ये फिल्म थिएटर में नहीं लगी। इस फिल्म को उस तरह का प्रॉफिट नहीं हो पाया जो इनको एक्सपेक्टेड था, एंड आई होप लोग इसको गंदा रिव्यू दे, क्रिटिक्स इसे गंदा रिव्यू दे, ऑडियंस इसे गंदा रिव्यू दे, और ये जाकर उस मेकर्स तक पहुँचे फिल्म की और उन्हें समझे कि अब हम इन चीज़ों के साथ नहीं बेवकूफ़ बना सकते ऑडियंस को। ये नेशनलिज्म का नारा लगवा कर, ये कास्ट के नारे लगवा कर, और ये घटिया CGI VFX दिखाकर, जस्ट बिकॉज यू ओन अ फकिंग VFX कंपनी यू कांट पुल ऑफ अ फिल्म। आप पूरी फिल्म VFX कंपनी के बलबूते में नहीं बना सकते हो यार। ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये चीज़ एनहांस करने के लिए होती है। VFX टेक्नोलॉजी जो है उसके बलबूते पे फिल्में नहीं बनानी है आपको। ये चीज़ तो मार्वल भी नहीं कर रही है आज की डेट में। आप हो कौन? इतना बड़ा है क्या आपका स्टूडियो कि आप पूरी फिल्म बना दोगे उसके बलबूते पर? अजय शुड नो बेटर मैन। आई एम ह्यूज फैन ऑफ अजय देवगन, बट रिसेंटली ये जो जिस तरह की फिल्में वो निकालते हैं बीच बीच में 150-200 करोड़ बनाने के लिए, इट्स जस्ट बैफलिंग। एंड आई एम ग्लैड कि ये फिल्म थिएटर्स में नहीं लगी और ये OTT पे आई है, एंड क्लियरली उन्हें उतना
रेवेन्यू नहीं मिलने वाला इस फिल्म को। और ये फिल्म की रनिंग लेंथ में भी दिखाई देता है कि ये 2 घंटे की भी नहीं है फिल्म, इसे उस तरह से एडिट किया है OTT की रिलीज़ के लिए। एंड स्टिल इट काइंड ऑफ फील्स लॉन्ग एंड इट फील्स कन्फ्यूजिंग एंड इट फील्स रश्ड, लाइक सारी चीज़ें एक साथ है। लाइक कभी ये बहुत जल्दबाजी भी लग रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि बोर भी हो रहा है कि 2 घंटे के अंदर की फिल्म इतनी पकाऊ कैसे हो सकती है। इट्स अ मेस, इट्स हॉट गार्बेज भोजेस। एंड अगर आप तक नहीं देखी, आई वुड सजेस्ट कि डोंट वॉच भोज द प्राइड ऑफ इंडिया, इट फकिंग सक्स। एंड दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू यार, मुझे नहीं बात करनी है और इस फिल्म के बारे में। तो दैट्स इट फॉर दिस एडिशन। ये थे आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। एंड आई एम योर होस्ट पवन, साइनिंग ऑफ। भारत माता की जय।